हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और वीडियो को पूरी देखना और पूरी देखने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 25 में से कितने मार्क्स गए। हम डेली कराते हैं। अगर किसी दिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो उस दिन हमारी क्लास नहीं आ पाती है, अन्यथा रोज़ाना 8 बजे आपकी ये क्लास मिल जाती है। आपको 25 क्वेश्चन हम कराते हैं और ये क्लास रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इंडिया में कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इंडिया में कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें साइंस पूछी जाती है 10 नंबर की, 25 नंबर की, 40 नंबर की, तो उसमें क्या है कि प्रॉपर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी क्लास से फंसने वाले हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे भी दिया होगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लकड़ी के घनाभ की विमाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं तथा इसका वजन 6.5 किलोग्राम है। तो इसका घनत्व क्या होगा? देखो, ये ध्यान रखना है, हमारा क्या है, ये क्यूबॉइड है। क्या है साथियों मेरे प्यारे? ये क्यूबॉइड मान लिया हमने। क्या है हमारा? क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। तो घनाभ कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपको ये भी दे रखी है, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमारे पास 10 और ये 20 और ये दे रखी है हमारे पास 50। कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है? 50। मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, 3 ही डायमेंशनल दे रखी होती है क्यूबॉइड की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें पूछा क्या है आपसे? घनत्व। हम बहुत अच्छे से जानते हैं घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है साथियों? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना दे रखा है हमारे पास? 6.5 किलो, यानी कि 6.5 kg है ना। और इसकी जो सीमाएं हैं कितनी दे रखी हैं? ये दे रखी हैं। ये हमारी आयतन निकल जाएगा, यहाँ से हमारा आयतन निकल जाएगा और यहाँ से हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? घनत्व पूछा है। तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो साथियों, ये कितना दे रखा है हमारे पास? सेंटीमीटर में दे रखा है। 10 किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। लेकिन इसको अगर हम मीटर में करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी? मीटर बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे? लंबाई कितनी है हमारे पास? 10 को हम क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। चौड़ाई कितनी है? 20 को हम किससे कर देंगे? 100 से। उसी प्रकार ऊंचाई कितनी है? 50 को भी हम क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है नहीं? अब हम क्या करेंगे, देखो, काटना सीख लेना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स बहुत सारे गलती कर देते हैं, इसलिए आप गलती मत करना। देखो, 1 0, 2 0 और ये 3 0, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 1 0 और ये 0 कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 3 0 बचेंगे। और ये 3 0 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 6.5 इंटू में हो जाएगा क्या? 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और पंजे कितना हो जाएगा? 10 और 2 पंजे 10। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि फिर से हम क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। देखो, इसकी मल्टीप्लाई होगी, जब 6.5 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 650। 650 क्या आएगा? मात्रक देखो इसका क्या आएगा? यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आयतन है, आयतन क्या होता है? मीटर में। तो मीटर की घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, वॉल्यूम किसमें नापते हैं? मीटर में। वॉल्यूम की विमा क्या होती है? मीटर। वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। तो देखो, किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, तो वैसे भी हम देख सकते हैं। तो सब में बीमा तो हमारा मात्रक है वो तो सेम है। क्या ये होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं प्रीवियस जो क्लास करा चुका हूँ, प्रीवियस यानी कि पहले वाली क्लासेस जो करा चुका हूँ, उनमें किसी ना किसी क्लास में ये मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर आपने पढ़ी होगी क्लास तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप दोगे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ठीक है नहीं? तो ये आपको बताना है। ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप के खराब तथा अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक।
तो मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश आता है तो एक तरफ रखा है हमारा सफ़ेद कपड़ा और एक तरफ रखा है हमारा काला कपड़ा। तो कहा यह जाता है कि गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। ठीक है, तो क्यों सलाह दी जाती है वो आपका नहीं पता होगा, तो आज मैं उसका पूरा फैक्ट बताऊंगा कि गर्मियों में क्यों सलाह दी जाती है कि आपको क्या है गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि सफ़ेद वस्त्र क्या होता है, जब सफ़ेद वस्त्र पर, यानी कि मेरी मान लीजिए सफ़ेद शर्ट है, इमेजिनेशन कर लीजिए, और सूर्य का जैसे ही प्रकाश मेरी सफ़ेद शर्ट पर पड़ेगा तो ये मेरे शर्ट पर पड़ने वाला जो श्वेत रंग वाला, यानी कि 7 रंगों वाला जो प्रकाश होगा, भाई श्वेत प्रकाश को क्या कहते हैं हम? 7 रंगों वाला जो प्रकाश होगा, जो सूर्य से हमारा श्वेत प्रकाश आ रहा है, उस पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगी। और जैसे ही रिफ्लेक्ट कर देगी हमारी शर्ट, सफ़ेद वस्त्र जैसे ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगी तो हमारी शर्ट का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ा, जैसे ही इस पर ऊर्जा पड़ी, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि परावर्तित कर दिया, सारे के सारे प्रकाश को परावर्तित कर दिया। तो ये कैसी हो गई? अच्छी परावर्तक हो गई। और जब परावर्तित कर दिया तो हमारी शर्ट का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और हमें गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसी की जगह मैं काली शर्ट पहन के आ जाऊं, तो जब काली शर्ट पहन के आऊँगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश मेरी शर्ट पर पड़ेगा तो मेरी शर्ट क्या कर लेगी? 7 रंगों वाले प्रकाश को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो मेरी शर्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा और मुझे गर्मी लगने लगेगी। तो इसीलिए आपको गर्मियों में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उसमें क्या है गर्मी ज़्यादा लगती है और सफ़ेद वस्त्र में गर्मी कम लगती है। तो आपको पता चल गया कि हमारा जो श्वेत वस्त्र है वो ताप का क्या है? अच्छा परावर्तक है। तो अच्छा परावर्तक है मैंने बता दिया है। और खराब क्या है? अवशोषक है, क्योंकि वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो खराब अवशोषक हुआ और अच्छा परावर्तक हुआ। तो अच्छा परावर्तक कौन सा है हमारे पास? ये देख लीजिए, क्या ये अच्छा परावर्तक है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये अच्छा परावर्तक है? बिल्कुल सही बात है। ये खराब परावर्तक है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें भी क्या है देखो, खराब परावर्तक, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, बिल्कुल सही बात, यही आंसर हमें चाहिए था। सफेद वस्त्र जो होता है अच्छा, देखो ध्यान रखेंगे, सफेद जो होता है, सफेद जो क्या होता है, ये होता है अच्छा, क्या होता है? अच्छा क्या होता है साथियों? अच्छा अवशोषक, सॉरी अच्छा परावर्तक, अच्छा परावर्तक, अच्छा परावर्तक, अच्छा परावर्तक, प्लस साथ में क्या होता है? खराब क्या होता है? अवशोषक। खराब क्या हो जाता है? अवशोषक। क्या हो जाता है? खराब अवशोषक हो जाता है। वहीं अगर बात करें आप काले की बात करें तो काला वस्त्र कैसा होता है? काला वस्त्र वो क्या होता है हमारा? अच्छा अवशोषक। कैसा होता है साथियों? कोई मच्छर बैठ गया है तो क्या हो जाएगा? ये है, क्या हो जाएगा साथियों? ये अच्छा अवशोषक, अच्छा अवशोषक। ठीक है, और प्लस में लिख लेंगे खराब परावर्तक, यानी कि वो प्रकाश को क्या है? परावर्तित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? हमारा काला प्रकाश। कौन? वही काला वस्त्र, सॉरी। अगर आप काला वस्त्र पहन रखे हैं तो वो क्या करेगा? अच्छा अवशोषक होगा, यानी कि सूर्य से आने वाले सारे प्रकाश को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो क्या है? खराब परावर्तक है, यानी कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा। और वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, 7 रंगों वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो काले रंग का दिखाई देता है। कोई भी वस्तु जो आपको काली रंग की दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु जो काले रंग की दिखाई दे रही है आपको, वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सूर्य से आने वाले सारे प्रकाश को क्या कर लेती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और कोई भी वस्तु सफेद आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश को सारे को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। कोई भी वस्तु आपको हरे रंग की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो हरे रंग को क्या है? परावर्तित कर रही है और बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर रही है। कोई भी वस्तु आपको लाल इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो लाल रंग को क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है, बाकी सभी को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। मेरी बात ध्यान से रखना, मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो इसका आंसर क्या था? ए था। तो सभी का ये राइट आंसर हो गया होगा। मैंने आपको बता दिया है कि कोई वस्तु कैसे रंग की क्यों दिखाई देती है, काले रंग की क्यों दिखाई देती है, सफेद रंग की क्यों दिखाई देती है, हरे रंग की क्यों दिखाई देती है और लाल रंग की क्यों दिखाई देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। न्यूटन के नियम हुआ, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो रेखीय संवेग का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित है? यानी कि जो रेखीय संवेग है ना हमारा, वो न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, यानी कि रिलेट करता है। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों आपने देखा होगा न्यूटन के 3 नियम थे। एक था हमारा जड़त्व का नियम, दूसरा था F बराबर ma और तीसरा नियम था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि किसी वस्तु पे आप जितना फोर्स लगाओगे वह वस्तु भी आपकी डायरेक्शन में उतना फोर्स लगाएगी, ठीक है नहीं। जैसे मैंने आपके एक गाल पे एक थप्पड़ मारा तो क्या हो जाएगा, आपका गाल भी मेरे हाथ पे कुछ बल लगाएगा और मेरे हाथ पे क्या है, चोट लगेगी। तो इसको क्या हम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, सॉरी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम। सपोज कीजिए आप मान लीजिए ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, 2 वस्तुएं मान लीजिए, ठीक है, और इनके जो मास है ना, इनके मास कितने हैं m1 और इसके कितने हैं m2। मेरी बात समझने की कोशिश करना, इसका जो वेग है वो u1 है और इसका जो वेग है वो u2 है। मेरी बात को समझने की करना। और ये जो कंडीशन है क्या है, ये कंडीशन कब की है, टक्कर के पहले। उसी प्रकार से हमने क्या काम किया, इधर हमने 2 मास ले लिए, उनके 2 क्या ले लिए हमने, पार्टिकल मतलब 2 मास ले लिए हमने, जिसका द्रव्यमान क्या है m1, उसका कितना है m2। m1 और m2 द्रव्यमान की कोई 2 वस्तु हैं। अभी मैं समझाऊंगा ये पूरा का पूरा मैं आपको रेखीय संवेग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है नहीं। अब होगा क्या, ये जो कंडीशन होगी हमारी कब की होगी, ये होगी टक्कर के बाद की। जब टक्कर के बाद की होगी तो अंतिम वेग हम ले लेंगे v1, ठीक है, और क्या ले लेंगे, इसका ले लेंगे v2। भाई इसका वेग v1 और इसका वेग v2। ये टक्कर के पहले की घटना थी और ये टक्कर के बाद की घटना है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा रेखीय संवेग का सिद्धांत ये कहता है, या रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि किन्हीं 2 पार्टिकल हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे समझो संवेग क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, P बराबर mb। P क्या होता है हमारे पास संवेग, m क्या होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और B क्या होता है किसी भी वस्तु का वेग। इतनी बात समझने की कोशिश करना। सपोज करो आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ये आप खड़े हो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये आप खड़े हो, मतलब खड़े नहीं हो आप, इधर को गति कर रहे हो और इधर से क्या हुआ, इधर से एक बाइक आ गई, इधर से क्या हुआ 2 टायर वाली बाइक आ गई। जैसे ही बाइक आ गई इनमें टक्कर लगेगी तो मान लीजिए इस बाइक का जो द्रव्यमान है वो 10 kg है। कितना है 10 kg है। तो जैसे ही इस बाइक का द्रव्यमान 10 kg है और जब आप में इसमें टक्कर लगेगी तो समझ लो ठीक ठाक है कि हाँ जब टक्कर लगेगी तो थोड़ा बच सकते हो। लेकिन कहीं किसी वजह से मान लीजिए ये ना हो के एक कार आ जाए, क्या आ जाए, एक कार आ जाए। कौन सी आ जाए, एक कार आ जाए। और जैसे ही कार आएगी डायरेक्शन में, मान लो इसका जो वजन है वो 100 किलोग्राम है। कितना है 100 किलोग्राम है। जैसे ही आपको टक्कर लगेगी आपकी मृत्यु हो सकती है। और कहीं ऐसा हो जाए कि आप मान लीजिए कोई एक बड़ा ट्रक आ जाए और जैसे ट्रक आएगा और इसका जो वजन मान लो 500 किलोग्राम मान लो। कितना मान लो भाई 500 किलोग्राम मान लो, यानी कि 5 कुंटल का कोई ट्रक है। और जैसे ही उसमें आप में और ट्रक में टक्कर लगेगी आपका पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे आप इधर भाग रहे थे ट्रक भी आपकी तरफ भाग रहा था। तो जैसे ही आप लोगों ने जितने फोर्स है एक दूसरे ने जितने भी फोर्स पे, भाई आपने भी कुछ बल लगाया होगा और उधर से ट्रक ने भी कुछ बल लगाया होगा। जब दोनों ने जितना बल लगाया था उतना ही उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया होगा। इस वाली वस्तु ने इसके ऊपर, ट्रक के ऊपर, और इस ट्रक ने इस व्यक्ति के ऊपर। तो क्या हुआ, उस कंडीशन में ये होता है जो हमारा नुकसान होता है उसी राशि को हम क्या नाम दे देते हैं, संवेग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संवेग। और ये संवेग जो डिपेंड करता है ये किस पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे। भाई संवेग किस पर डिपेंड करता है, संवेग डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा उस पर बल यानी कि नुकसान की जो भरपाई होगी, नुकसान जो होगा वो उतना ही अधिक होगा। तो मेरी बात आपको इतनी तो समझ में आ गई होगी कि संवेग क्या होता है, ठीक है। तो संवेग एक हमारा नुकसान होता है, उस नुकसान को हम गणना करने के लिए संवेग नाम दिया गया है और जिसे हम P से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर mb। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्या है क्लियर हो गई होगी, संवेग क्या होता है। अब बात करते हैं कि संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो टक्कर के पहले मान लीजिए इसका वेग क्या हो जाएगा, भाई P बराबर mb होता है, तो इसका जो संवेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m1 और इंटू u1। उसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा m2 इंटू u2। ये कब हो गया, ये टक्कर के
पहले की बात हो गई। तो टक्कर के पहले कितना इसका संवेग हो जाएगा, कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद क्या होगा, जब टक्कर लग के ये पिंड क्या होंगे, वापस जाएंगे, टक्कर लग के क्या हो जाएगा, वापस जाएंगे। तो क्या हो जाएगा m1 इंटू b1, m1 इंटू b1। मेरी बात समझ में आ रही है। ये कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। कैसी राशि है, वेक्टर राशि है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, m2 इंटू b2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, टक्कर के बाद का संवेग। भाई ये भी क्या है हमारे पास, p है, और ये भी क्या है हमारे पास, p है। तो जो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो हमसे ये कहता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। यानी कि जितना संवेग दो पार्टिकलों के बीच में टक्कर से पहले होगा उतना ही संवेग टक्कर के बाद उनके बीच में होगा। यानी कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है, संवेग अपरिवर्तित यानी कि नियत रहता है, अपरिवर्तित या नियत रहता है। आपने देखा होगा रॉकेट, देखा हो रॉकेट का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। जब रॉकेट उड़ता है ना तो जितना बल वो आगे की तरफ लगाता है उतना ही फोर्स पीछे की लगाता है। तो उसमें क्या है, आपने आग सी देखी होगी, चेके से चिंगारियां सी उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो वो हमसे रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जो हमारा रॉकेट होता है ना, रॉकेट क्या है, रॉकेट, तो रॉकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेना। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो न्यूटन के कौन से नियम से लिया गया है या किससे संबंध रखता है, न्यूटन के तीसरे नियम से संबंध रखता है। यानी कि आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाओगे वस्तु भी आप पर उतना बल लगाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या होता है, टक्कर के पहले या टक्कर के बाद क्या होता है, दोनों का जो संवेग है पूरा का पूरा वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर दीजिए। बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर दीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे मैंने बताया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ की कर रहे हो तो अब वहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल भी लाता रहता हूँ। किसी कार को 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बल। और कार का वजन कितना है, 15 किलोग्राम है। तो आपको दे क्या रखा है, आपको टी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेकंड। और साथ ही साथ आपको दे रखा है वेग, यानी कि किसी कार को 10 सेकंड में इतना वेग करने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा अंतिम वेग। और अंतिम वेग को हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। यदि कार का वजन यानी कि द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम। कितना दे रखा है साथियों, 1500 किलोग्राम। एफ का मान आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे, एफ का मान आपसे पूछा है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, आपने नाम सुना होगा F बराबर mb। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सॉरी, F बराबर m में, ये बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर हमें बल का मान पूछा है और द्रव्यमान दे रखा है लेकिन ए नहीं दे रखा है। उसी के साथ आपने गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण ये आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। गति की प्रथम समीकरण क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। और यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो b माइनस यू बराबर ए टी, और a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, त्वरण का मान हो जाएगा। a हमारा क्या है, त्वरण है। डायरेक्ट त्वरण पूछ लिया था जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे रखा होता है और समय अंतराल भी दे रखा होता है तो आपसे त्वरण का मान पूछता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है नहीं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो f बराबर क्या हो जाएगा m में, तो f बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू क्या रख देंगे यहाँ पे, b माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा t। अब इसमें हम मान रख देंगे, m का मान कितना है 1500, m का मान कितना है 1500, b का मान कितना है 30। ये क्या हो जाएगा, u क्या है प्रारंभिक वेग, भाई प्रारंभिक वेग नहीं दे रखा है ना तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। जब प्रारंभिक वेग 0 होगा तो हम रख देंगे अपॉन t कितना है 10। इस 10 से ये कट जाएगा, 15 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 15 45 और डबल 0 आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। भाई बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है।
तो हमारा क्या हो जाएगा 4500 न्यूटन। तो 4500 न्यूटन यानी कि ए ऑप्शन। तो कितने लोगों का आंसर सही किया था जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कमेंट में जरूर बताया होगा मुझे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आए हो तो इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर ईजी नहीं था, आपको हार्ड लग रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें मैंने 2 फॉर्मूले भी बताए हैं आपको। तो 2 फॉर्मूले से भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉकेट गति, देखो रॉकेट आ गया फिर से। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण। ये हमने अभी बताया है, तो इस पे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। और ये सभी स्टूडेंट्स का ये क्या है, सही आंसर होगा। ये आंसर क्या होगा, सभी का बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप, जो आप आला कहते हैं ना, जो डॉक्टर के गले में पड़ा रहता है, आप समझ जाते हो जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री करते हो, समझ जाते हो अगर गले में आला पड़ा हुआ तो हाँ भाई यही डॉक्टर है, और गले में नहीं है हम तो भाई ये क्या होगा, कंपाउंडर होगा। तो आप क्या एकदम जज कर लेते हो, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेथोस्कोप, जिसे हम आम भाषा में आला भी कह देते हैं। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के व्यतिकरण पर, या ध्वनि के परावर्तन पर, या अपवर्तन पर, या फिर हमारा ध्वनि का अध्यारोपण। तो आपको क्या है, इसका आंसर देना है हमें कमेंट बॉक्स में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों आपने देखा होगा ये जो हमारा स्टेथोस्कोप है ना, ये 3 चीज़ों की ज़्यादातर जांच करता है। किनकी? 3 चीज़ों की जांच करता है। सबसे पहले किसकी वो करता है? लंग्स की। किसकी? लंग्स की। नंबर दूसरा करता है हमारे पास किसकी? हृदय की। हृदय की यानी कि दिल की। और जैसे तीसरी करता है, किसकी करता है भाई? तीसरी किडनी की। किडनी की नहीं, किडनी की नहीं करता है। तो इन्हीं में समझ लो आप, लंग्स की करता है, हृदय की करता है। तो आपने देखा होगा जब हृदय में 2 प्रकार की आवाज साउंड आती है, लब डब लब डब। क्या आती है? लब डब लब डब आती है। कैसी आती है भाई हृदय में? कैसी आती है? लव डब, लव डब। जब ये साउंड आ रही होती है तो क्या है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, यानी कि आप क्या है, स्वस्थ हो। आप कैसे हो भाई? स्वस्थ हो। लेकिन कहीं अगर इसमें आवाज आती है किसकी? मरमर की। किसकी आवाज आती है? जब मरमर की आवाज आती है, जब डॉक्टर आला लगाता है, जब स्टेथोस्कोप आपके क्या लगाता है, हार्ट पे लगाता है, तो आपको जैसे ही अगर लब डब की साउंड आ रही है तो आप सोच लो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। और जब मरमर की आवाज आती है तो आप कैसे हो? आप क्या है, अस्वस्थ हो। कैसे हो भाई? अस्वस्थ हो। आप कैसे हो भाई? अस्वस्थ हो। तो पता लगा लेता है डॉक्टर कि हाँ एक विशेष प्रकार की आवाज आ रही है, और जो विशेष प्रकार की साउंड होती है उसको हम बोलते हैं मरमर बोलते हैं। तो मरमर से पता लगा लेता है कि इसे को क्या है, हृदय की बीमारी है। और वो हृदय का फिर क्या है, वो टेस्ट वगैरह कराते हैं। हार्ट का क्या है, वो टेस्ट कराते हैं, कहीं इन्हें हार्ट अटैक की समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर करता है? ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो ये हमने ध्वनि का परावर्तन पढ़ा बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं भी पढ़ने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने थ्योरियों में भी देखा, लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, और ध्वनि के परावर्तन पर, ठीक है। नहीं, आपने प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ा होगा, लेकिन ध्वनि का परावर्तन आपको आज पढ़ने को मिल गया। तो ध्वनि के परावर्तन पर कौन काम करता है? स्टेथोस्कोप। आप कभी जब भी बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, भगवान करे ऐसा ना हो, तो वहां पे क्या है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से तो भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। रेलवे का तो ये पसंदीदा सब्जेक्ट है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं वाला। जी का मान है विषुवतीय रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम, पृथ्वी के केंद्र पर और जाने पर होता है, कैसा होता है, अधिक या कम, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, या नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये हमारी क्या है, अर्थ है। क्या है भाई? ये हमारी अर्थ है। और जैसे ही हमारी ये अर्थ है, आपको ये भी पता होगा बहुत अच्छे से ये कौन सी लाइन है हमारी भाई? ये कौन सी लाइन है? ये जो है लाइन हम बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोले तो 0 डिग्री रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको हम बोल देते हैं विषुवती रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत, या हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या हम इसको 0 डिग्री भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भी। किसको? इसको। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा ये हमारे क्या है भाई? ये हमारे हैं ध्रुव। ये क्या है हमारे? ध्रुव। कैसा है ये उत्तरी ध्रुव है। और ये कैसा है भाई हमारा? दक्षिणी ध्रुव। क्या कैसा है भाई? दक्षिणी ध्रुव। और ये कैसा है? उत्तरी ध्रुव। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पृथ्वी का केंद्र। ये क्या है हमारे? पृथ्वी का केंद्र। तो जी के मान जितने भी क्वेश्चन बनते हैं,
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इस डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। भाई पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। और ध्रुवों पर कितना होता है, ध्रुवों पर होता है जी का मान अधिकतम। कैसा होता है भाई, जी का मान कितना होता है, अधिकतम होता है। जी का मान ध्यान रखेंगे कितना होता है, अधिकतम होता है। और भूमध्य रेखा पर कितना होता है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवतीय रेखा, उस पर होता है न्यूनतम होता है। कैसा होता है, न्यूनतम होता है। तो ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, उस पर हमारे स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुवों पर कितना होता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी अधिकतम हो जाएगा। चाहे तो वो हमारा कैसा हो, उत्तरी ध्रुव हो, चाहे तो हमारा कैसा हो, दक्षिणी ध्रुव हो। तो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पे क्या होगा, हमारा स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा। और जैसे ही जैसे क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, जैसे जैसे हम विषुवतीय रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से केंद्र की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान मेरे प्यारे साथियों घटेगा। जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि केंद्र पे आके क्या हो जाता है, 0 होता है। जैसे ही ध्रुवों से आप केंद्र की तरफ आओगे तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, पृथ्वी के तल से, किससे भाई, पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से या तो आप ऊपर जाओ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, या तो आप ऊपर जाओ, कहां जाओ, ऊपर, ऊपर या फिर नीचे। तो नीचे जाने पर क्या होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्या घटता है भाई, स्मॉल जी का मान। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था W बराबर होता है mg, और मैंने बताया था m क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि मास क्या होता है, कांस्टेंट। भाई द्रव्यमान कभी नहीं बदल सकता। तो यहां से क्या हो जाएगा, W यानी कि भार किसका हो जाएगा, समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्मॉल जी के। यानी कि W बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी के। यानी कि आप जिस ग्रह पर जाएंगे उस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, उसका मान जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वस्तु का भार बताएगा। जैसे F बराबर m में होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। वैसे ही हमारा क्या होता है, भार क्या होता है, W बराबर mg होता है। तो W क्या होता है, हमारा भार होता है, और m क्या होता है, द्रव्यमान। तो मैंने बताया था किसी भी आप पिंड पर चले जाइए, किसी भी ग्रह पर चले जाइए, द्रव्यमान कांस्टेंट यानी कि नियतांक रहता है, लेकिन भार बदलता रहता है। तो हमसे क्या पूछा है, विषुवतीय रेखा पर अधिक हो जाएगा। भाई विषुवतीय रेखा पर अधिक हो जाएगा तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। कांस्टेंट रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ये ध्यान रख लेना, ध्रुवों पर अधिकतम, केंद्र पर 0, ध्रुवों पर अधिकतम, केंद्र पर 0, विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम। ठीक है, तो काफी बता दिया मैंने। चलिए अब आते हैं हम किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सिरके, नींबू, दही में पाया जाता है क्षार, अम्ल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा सिरका, सिरका जैसी नाम आया, और नींबू, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। तो खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय। और जो हमारे कम खट्टे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, और जो हमारे न्यूट्रल होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन। आपने एक pH स्केल देखा होगा, क्या भाई, pH स्केल। मान लो यहाँ पे क्या है, 7, और ये क्या है, 7। ये क्या है हमारे पास, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, इस प्रकार से। तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा ये जो pH मान है जो 7 से इधर है, तो ये कैसे होंगे हमारे, ये होंगे अम्लीय। कैसे होंगे, अम्लीय हो जाएंगे। और ये वाले जो हमारे जिनका pH मान 7 से अधिक होगा, ये कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। और ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास, उदासीन हो जाएंगे। जिनका pH मान हमारे पास कितना होता है, 7 होता है, वो क्या होते हैं, हमारे उदासीन होते हैं। तो आपको इतनी बात तो बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि भाई अम्लीय क्या होते हैं और क्षारीय क्या होते हैं। आपको एक बात और पता है बहुत अच्छे से, क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा pH मान, क्या है भाई हमारा
पीएच मान, जो पीएच मान है वो हमारा पीएच मान जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। जो पीएच मान होता है बिलियन का, वो पीएच मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, यानी कि अगर पीएच मान, यानी कि पीएच मान अगर उसका ज़्यादा है, पीएच मान ज़्यादा है तो क्या होगा, वो कैसा होगा, तो अम्लीय कम होगा। कैसा होगा, अम्लीयता, अम्लीयता कैसी होगी उसकी, पीएच मान ज़्यादा है तो कम होगी। और जब अम्लीयता कम होगी तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी कैसी होगी, कम होगी। अगर हम बात करें यदि विलयन का पीएच मान, यदि विलयन का पीएच मान कम, यानी कि वो अम्लीय होगा। जब विलयन का पीएच मान कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अधिक कैसा होगा, अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा। और साथ ही साथ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो ये बात मेरी पूरी ध्यान से लिखना, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये मैंने किस बेस पे बताए हैं। आप किसी भी विलयन का अगर आपको पीएच मान पता है तो आप ये कह सकते हो अगर पीएच मान अधिक है तो वो अम्लीयता, उस अम्लीय कम होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। अगर पीएच मान कम है तो वो अम्लीय अधिक होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसमें पूछा था सिरके में, नींबू में, दही में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, अम्ल पाया जाता है। ठीक है नहीं, क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मैं बता देता हूं आपको पता, आपने नाम सुना होगा ग्लूमेटिक, ग्लूमेटिक अम्ल। तो ग्लूमेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। ग्लूमेटिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्लूमेटिक अम्ल, क्या भाई, ग्लूमेटिक अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल, ये ध्यान रखेंगे। ग्लूमेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, गेहूं में। किस में पाया जाता है, गेहूं में। आपको पता है एसिटिक अम्ल, क्या है भाई, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपको पता है किस में पाया जाता है, सिरके में। किस में पाया जाता है भाई, सिरके में। तो एसिटिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है, सिरके में। आपको पता है ऑक्जेलिक अम्ल, किस में भाई, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, पालक में। किस में भाई, पालक में, टमाटर में, टमाटर में। ठीक है, आपको पता है लैक्टिक अम्ल, क्या भाई, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। आपको पता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, मनुष्य के उदर में, उदर में, या बोले तो पेट में। किसके, मनुष्य के पेट में या उदर में। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आपने नाम सुना होगा बोरिक अम्ल, क्या है भाई, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल क्या होता है, ये आई ड्रॉप बनाने के काम में आता है। क्या भाई, आई ड्रॉप, ध्यान रखेंगे क्या बनाने के काम में आता है, ये आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, आई ड्रॉप बनाने के काम में आता है। बोरिक अम्ल जो होता है ये आई ड्रॉप, और साथ ही साथ में लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जानते हो ना, लुब्रिकेंट, चिकनाहट जो घर्षण बल को कम करता है लुब्रिकेंट बनाने में। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भी ध्यान रखेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सूत्र इसका H2SO4। तो ये किस में होता है, ये होता है कार की बैटरियों में, कार की बैटरियों में, कार की बैटरियों में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, एसिटिक अम्ल सिरके में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर में, लैक्टिक अम्ल दूध में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में, बोरिक अम्ल आई ड्रॉप बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के कार्यों में। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और चींटी का जो डंक होता है ना, चींटी का डंक, उसमें कौन सा, क्या देखेंगे, चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी का, चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में कौन सा होता है हमारे पास, क्या होता है, ये दोनों बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ये इजी है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे, एक आदर्श ईंधन वह है जो, भाई आदर्श ईंधन की पहचान क्या होती है, कि वो कम धुआं दे, भाई कम प्रदूषण करे, उसमें जो ऊष्मीय है उसका अधिक हो, क्षेत्रफल कम घेरे यानी कि आयतन कम घेरे,
ठीक है, यानी कि छोटी सी जगह में आ जाए, अधिक ऊष्मीयमान हो और सस्ता हो और प्रदूषण कम करे। सस्ता हो, बिल्कुल सही बात है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, सही है, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डी हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ये सभी लोगों का आंसर सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अधातु बताइए, निम्नलिखित में से अधातु बताइए। तो ये बात सब लोग जानते हैं, इसमें अधातु क्या है, अधातु हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, मीथेन गैस। आपको मीथेन गैस के बारे में बताना है। क्या क्वेश्चन है, आप पढ़िए। मीथेन गैस यानी कि CH4 के अणु में होते हैं, आपको बताने कितने बंद होते हैं। इसमें बंद पूछा है, केवल एक बंद, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, केवल एकल बंद और त्रिद्विबंध, त्रिआबंध। ठीक है, आबंध। ठीक है, यानी कि बाउंड पूछ रहा है। तो आपको पता होगा CH4, तो CH4 में क्या होता है, जो C कार्बन परमाणु है ना, C कार्बन, इससे हाइड्रोजन कितने जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और वो चारों के चारों क्या होते हैं, एक बंध से जुड़े होते हैं। क्योंकि कार्बन का कितना होता है 7, उसे एक की जरूरत होती है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड की साझेदारी कर लेते हैं। कैसी, सिंगल बॉन्ड की साझेदारी कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड की पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी कि एक तुम मुझे दो, एक मैं आपको दूंगा। भाई यही तो होता है पार्टनरशिप का मतलब, यही होता है बराबर बराबर बांटना। भाई ऐसा तो नहीं है, जब हम पार्टनरशिप करेंगे, जब हम बराबर बराबर लाभ लेंगे, तो बराबर बराबर भी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। आप 10 कीजिए खर्च, मैं भी 10 करूंगा। तो वैसे ही कार्बन परमाणु को क्या है, अपना पूरा स्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेता है, और हाइड्रोजन क्या है, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये एक एक की पार्टनरशिप कर लेते हैं। इसमें इनमें कौन सा हो जाएगा, एकल आबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मीथेन का, तो मीथेन की सबसे पहले बात करें, इसके उपनाम आपको पता होना चाहिए। उपनाम मीथेन गैस के आपको पता होने चाहिए। तो उपनाम क्या होते हैं मीथेन गैस के, आपको पता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बायोगैस। क्या बोलते हैं इसको, बायोगैस। क्या बोलते हैं इसको, बायोगैस। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं हम, मार्स गैस, मार्स गैस। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस, गोबर गैस भी इसको हम बोल देते हैं। डिफाल्टर गैस भी बोल देते हैं, फॉल्टर, फॉल्ट करने वाली। ये क्या है, वायु की अनुपस्थिति में क्या कर देती है, ये वायु के साथ क्रिया करा के फॉल्ट कर देती है। क्या कर देती है, विस्फोट कर देती है। ठीक है, अब बात करती है ये पाई कहाँ जाती है। आपको मीथेन गैस के बारे में पता भी होना चाहिए कि ये मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है। आपने धान लगाए होंगे बहुत अच्छे से, अधिकतर आप स्टूडेंट गांव से अगर बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये पाई कहाँ जाती है, पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। आपको पता है, आपके घर में अगर जानवर भी होंगे तो पशु जुगाली भी करते होंगे, तो ध्यान रखेंगे पशु जुगाली करते समय, पशु जुगाली करते समय, पशु जुगाली करते समय, जुगाली करते समय। दूसरा आपने ध्यान रखेंगे दलदली क्षेत्रों में। कैसे भाई, दलदली क्षेत्रों में। तो दलदली क्षेत्रों में भी क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। तीसरा आपको पता होगा धान के खेतों में, धान के खेतों में, धान के खेतों में भी हमारी मीथेन गैस पाई जाती है। चौथा आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको, कि कहीं मान लीजिए गोबर है बहुत सारा, आप इकट्ठा गोबर कर लीजिए। जैसे ही आप गोबर कर लोगे इकट्ठा, अरे भाई दुष्ट किधर है, ये बड़े परेशान है, ये कीड़ा बैठा है। ठीक है, तो चौथा आपको पता होगा, क्या पता होगा, कि गोबर के खेत में, जहाँ गोबर के बहुत सारा इकट्ठा कर लो, गोबर के ढेर में लिख लो आप, है नहीं, तो ऐसे आप पहचान लोगे। तो पशु जुगाली करते समय दलदली क्षेत्रों में, धान के खेतों में, और गोबर करते समय गोबर के खेतों में। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे जो सबसे ज़्यादा इसके प्रयोग, क्या ध्यान रखेंगे, जो प्रयोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मीथेन गैस के प्रयोग आपसे पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग तो हमारा इसका ये क्या है भाई, ईंधन के रूप में। भाई मीथेन को हम किस में करते हैं, ईंधन के रूप में। ईंधन में के रूप में मतलब कैसे करते हैं, कि जो हमारे मीथेन गैस, हमारी जो CNG होती है, दूसरा CNG होती है, CNG, इस CNG में 90% क्या है, CH4 होती है। ठीक है, और तीसरा जो प्रयोग है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रयोग क्या है, कि आप मीथेन को वायु की अनुपस्थिति में
1000 टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो हमारा ब्लैक कार्बन बढ़ता है, यानी कि इसको इससे क्या होता है, ब्लैक कार्बन बनाने में, ब्लैक कार्बन बनाने में, जो ब्लैक कार्बन बनाने में। और इस ब्लैक कार्बन का जो प्रयोग करते हैं ना, ये बात ध्यान रख लेना, मैं इधर बता देता हूँ, नोट करके लिख लेना। ब्लैक कार्बन का क्या करते हैं भाई, छपाई में, आपने नाम सुना होगा, छपाई में प्रयोग किसका करते हैं, ब्लैक कार्बन का। तो ब्लैक कार्बन मीथेन के विघटन से प्राप्त होती है। मीथेन का जब हम क्या किया है, वायु की अनुपस्थिति में 1000 टेम्परेचर पर क्रिया कराते हैं तो ब्लैक कार्बन बनता है। क्या बनता है, ब्लैक कार्बन बनता है। तो ब्लैक कार्बन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, मीथेन का। लेकिन ब्लैक कार्बन का प्रयोग किस में करते हैं, छपाई में। और दूसरा प्रयोग करते हैं टायरों में। टायरों में किसका प्रयोग करते हैं, ब्लैक कार्बन का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, एक था। तो आपको मीथेन गैस के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। बायोगैस, मार्स गैस, गोबर गैस, और कहां पाई जाती है, पशु जुगाली करते समय दलदली क्षेत्रों में, घास के मैदानों में, धान के मैदानों में, धान के खेतों में, और गोबर के खेत में, ठीक है नहीं। और इसके उपनाम आपको पता चल गया। प्रयोग क्या है, हमारे ईंधन में प्रयोग करते हैं इसका, किसका, मीथेन का। सीएनजी में मीथेन का प्रयोग करते हैं, 90% होती है। और ब्लैक कार्बन बनाने में, और ब्लैक कार्बन का प्रयोग कहां करते हैं हम, छपाई में और टायरों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से पता चला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, इसमें परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ध्यान रखेंगे। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है द्रव्यमान संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये कितनी है, 32 है। परमाणु संख्या यानी कि जेड, यानी कि परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है, 16। और आपको पता है न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है तो हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, जेड प्लस के पी, जेड प्लस के ये होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस के प्रोटॉन। ए बराबर होता है, जो नाभिक में होता है हमारा, क्या होता है, ए बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस के प्रोटॉन। तो आपको ये पूछा है आपको, और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, आप ये भी पता होना चाहिए कि जेड बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और बराबर होता है प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हुआ, या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई, या उसमें प्रोटॉनों की संख्या हुई, ये आपस में बराबर होती है। जब प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है तो आपको क्या पूछा आपसे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। और जब ए माइनस पी हो जाएगा, पी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या जेड, ये एन बराबर क्या रख सकते हैं, ए माइनस जेड। जेड बोले तो परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना दे रखा है हमारे पास, 32, और ये कितना है, 16। तो कितना बचेगा, ये भी हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा। यानी कि एन का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे। ये सभी का आंसर सही था, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। परमाणु भार बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस के प्रोटॉन। और ये ध्यान रखेंगे, किसी भी तत्व के लिए परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पढ़िए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, थोड़े चलिए, मच्छर काफ़ी परेशान करते हैं ना, तो इस समय देखो फिर से मक्खी बैठ गई है, लेकिन कोई नहीं, चलो ठीक है। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो आपको दे क्या रखा है, द्रव्यमान यानी कि m का मान कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम, ठीक है। और आपको वेग दे रखा है, वेग बोले तो v कितना दे रखा है, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, अरे चली जा, क्यों परेशान कर रही है, मक्खी बहुत परेशान कर रही है। P बराबर mv, द्रव्यमान कितना है 50, वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 पंजे 30 और 1 जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर
प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 300, ये हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखो ये आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये नहीं हो जाएगा, इसमें क्या है माइनस आना था, क्योंकि नीचे ले जाएंगे ना मीटर प्रति सेकेंड बनेगा, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आप क्या है थोड़ा मात्रकों पे भी ध्यान कर ले करना, जो हमारी यूनिट होती है इनसे भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने क्वेश्चन तो ठीक सॉल्व किया है, लेकिन क्या है उसके मात्रक के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ी सी उनमें चेंजिंग कर रखी है, और आप जल्दीबाजी में क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से भर दो। लोहे के गैल्वनीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? आपने देखा होगा आयरन यानी कि लोहे को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उस पर हम जिंक का लेप कर देते हैं, जिंक। गैल्वेनाइजेशन, जिंक का उपनाम होता है यसद, यसद, इसीलिए हम कहते हैं कि लोहे पर यसद लेपन। ठीक है, तो लोहे को गैल्वेनीकरण किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का। ये सब लोग जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग करते हैं। तो इसका उपनाम क्या है? उपनाम, इसका ध्यान रखेंगे, उपनाम, उपनाम ध्यान रखेंगे, यसद। क्या है? यसद। किसका नाम है? जिंक का। तो जिंक के प्रयोग ध्यान रखेंगे। एक आपने जिंक का अयस्क सुना होगा, क्या सुना होगा? अयस्क। जिंक का अयस्क क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक का अयस्क, ध्यान रखेंगे। जिंक का अयस्क होता है, क्या होता है, क्या होता है? तो इसका नाम आप बताएंगे, कैलामीन, यानी कि ZnCO3। तो क्या होता है? जिंक का अयस्क क्या होता है? ZnCO3। ठीक है, तो अब इसके प्रयोग लिखेंगे, जिंक के प्रयोग, क्योंकि जिंक के बहुत सारे प्रयोग हैं। क्या है? जिंक के प्रयोग बहुत सारे। एक है हमारा क्या है भाई, ZnP बनाने में, जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, चूहे मार दवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चूहे मार दवा, चूहे मार दवा, चूहे मार दवा। आपने इसका प्रयोग और सुना होगा, ZnS, यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तीसरा आपने देखा होगा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, चौथा आपने देखा होगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या होता है? लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। जिंक क्लोराइड जो होता है ना, और जिंक क्लोराइड लकड़ी से दीमक बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा आपने पांचवा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? आपके जो कृत्रिम दांत बनते हैं ना, कृत्रिम दांत, और क्या है, क्रीम बनाने में, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? कृत्रिम दांत, कृत्रिम दांत, कृत्रिम दांत बनाने में। साथ ही साथ इसका क्या प्रयोग करते हैं? क्रीम बनाने में, क्रीम बनाने में। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किस में करते हैं? कृत्रिम दांत बनाने में और क्रीम बनाने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो रहा है इसका नाम। फॉर्मूला तो इसका जो अयस्क है वो जिंक कार्बोनेट ही होता है। इसका नाम कुछ ऐसा रही है, कैलामीन या कुछ करके है, तो थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है। ठीक है, क्लोरीन, ओजोन, दोनों। ओजोन तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ये आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? हरे रंग का ये क्लोरीन होता है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी जो विधियां हैं, बेल्डन विधि है, क्या है? बेल्डन विधि से आप इसको, कैलेमर विधि है, तो बेल्डन विधि, क्लेमर विधि से हम क्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं। हरे रंग की होती है। इसका प्रयोग किसने किया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? जे टॉमसन, चैडविक, रोंटजन या बोहर? तो ये बात जो बताई थी बोहर जी ने बताई थी कि जब परमाणु के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपनी बिना ऊर्जा खोए क्या है? मूव करता रहता है, यानी कि बिना अपनी एनर्जी के लॉस के वो क्या है? मूव करता रहता है। आपने सुना होगा ईंट पर नाच, ईंट पर
नाच, इसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या ईंट से क्या होता है, ईंट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसी थी, थॉमसन ने, किसने, थॉमसन ने, थॉमसन ने, ठीक है। उसके पर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की किसने खोज की थी, चैडविक ने, किसने, चैडविक ने। तो ये ध्यान रखेंगे, 6 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रुप डी में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, जब भी हम परमाणु ऊर्जा का निर्माण करना होता है तो हमें यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यूरेनियम का जो है उसमें मान बहुत अधिक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये भी आंसर सही होगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताना मुझे कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, भाई वन रोपण यानी कि बाधा क्या बनती है, सबसे बड़ी बाधा जो बनती है हमारी, क्या उर्वरता बनती है, बीहन बनती है, या वृक्षों का रोपण, या चरने वाले पशु। तो रेगिस्तान में सबसे बड़ी जो बाधा है वन रोपण में वो क्या है, कम वर्षा। क्या है साथियों, कम वर्षा, ये हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है रेगिस्तान में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। थोड़ा तेज चल लेते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो जल्दी से इसके आंसर आप लोग बताना। दालचीनी पेड़, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। तो दालचीनी, आप मसाले खाते हो, उड़द चावल खाते हो, उसमें आप मसाले पड़ते हैं, छाल सा, पेड़ की छाल सा होता है वो, तो वो क्या किस भाग से प्राप्त की जाती है, वृक्ष की, पत्ते से, तना से, छाल से, जड़ से। तो मैंने बता ही दिया है किससे, छाल से, पेड़ की छाल से क्या है, दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। भैया आप तंबाकू खाते हो तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मतलब कहते हैं ना ज़्यादा फेमस, तो ये फेमस वाला सवाल है। तो क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। इसका आंसर सभी को पता होगा और सभी का सही भी क्या होगा, 20 का सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या है। भाई मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की, तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी वो कान की होती है, स्टेपीज। भाई सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी कान की, स्टेपीज, और सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर, पैर की जांग की हड्डी जो बोलते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि पैर में और जांग में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेंगे अब हाथ में, हाथ की हड्डियां लिख लेंगे, क्योंकि हाथ की हड्डियां जो होती हैं बहुत पूछी जाती हैं। और एक तरफ लिख लेंगे आप पैर की हड्डियां, मैं शहरी आपको बता देता हूं। साथ ही साथ एक बात आप ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे इस साइड में, हड्डियों का अध्ययन। क्या है, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। भाई हड्डियों का अध्ययन, अध्ययन क्या होता है, ये क्या होता है। और साथ में ध्यान रखेंगे हड्डियों के रोग का अध्ययन, हड्डियों के रोग का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन आप करोगे तो ये होता है, क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी, ये हमारा होता है हड्डियों का अध्ययन। अगर आपसे पूछता है हड्डियों के रोग का अध्ययन तो ये होता है ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी क्या होता है, हड्डियों के रोग के अध्ययन, और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए मैंने बता दिया है। अगर हाथ की हड्डियों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे हाथ की हड्डियां क्या होती हैं, हाथ की हड्डियां होती हैं हमारी, ये होती है क्लेविकल, इन्हें बोलते हैं अंशमेखला, क्लेविकल स्कैपुला, ये बोलती है ह्यूमरस, ये होती है हमारी रेडियस, ये होती है अल्ना, ये होती है
कार्पल्स, ये होती है मेटाकार्पल्स, इसको बोलते हैं फेलेंजस। तो आपसे क्या है, हाथ की हड्डियों के नाम पूछ लेता है कि आपके जो हाथों में हड्डियां होती हैं उनके नाम बताइए। तो मैं उन हड्डियों के नाम लिख देता हूं। सबसे ऊपर होती है ये अंशमेखला होती है, जो मैं ऊपर वाली लिख रहा हूं, ये होती है क्लेविकल। क्या होती है? क्लेविकल, ठीक है। और नंबर दूसरी होती है हमारी ये स्कैपुला। क्या होती है? स्कैपुला, स्कैपुला। और तीसरी आती है ह्यूमरस। क्या होती है? ह्यूमरस, ह्यूमरस होती है। उसके बाद आती है, चौथी आती है रेडियस। रेडियस हमारी ये हड्डी का नाम है। उसके बाद पांचवी आती है अल्ना। क्या आती है? अल्ना, ये हमारी अल्ना हो जाती है हड्डी। उसके बाद अल्ना के बाद आती है छठे नंबर की हड्डी आती है हमारे पास कार्पल्स। क्या आती है साथियों? कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आती है मेटाकार्पल्स। क्या आती है? मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। उसके बाद आती है आठवें नंबर पर आती है फेलेंजस। फेलेंजस, फेलेंजस, या इसको हम डिजिट भी कह देते हैं, डिजिट्स, यानी कि ये उंगलियों की हड्डियां नहीं होती हैं, देखो डिजिट्स बने हुए हैं, तो इनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं। तो देखो ये वाली हमारी स्कैपुला, ये हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी ये क्लेविकल, ये क्लेविकल, स्कैपुला, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलते हैं रेडियस, और इधर होती है अल्ना, और ये होती है हमारी क्या होती है? कार्पल्स, और ये हथेली की हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और उंगलियों की हड्डी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? फेलेंजस या डिजिट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार पैर की ध्यान रखेंगे, तो पैर में होती है सबसे ऊपर होती है, ये भी ध्यान रखना, ये वाली दोनों जो हड्डियां होती है ना, ये अंशमेखला होती हैं, और एक हाथ में जो हड्डी होती है ना, एक हाथ में, ये ध्यान रखेंगे, हाथ में जो हड्डी होती है अंशमेखला सहित 32 हड्डी होती हैं। कितनी होती हैं? 32 हड्डी होती हैं, 32 हड्डी। अगर दो पैरों की, दो हाथों की बात करोगे तो 64 हड्डियां हो जाती हैं, हाथ हाथ में हमारे 64 हड्डियां हो जाती हैं। उसी प्रकार पैर की बात करें तो कोएक्सियल बोन होती है। कितनी होती है? कोएक्सियल बोन होती है। उसके बाद क्या आती है हमारे पास? फीमर आती है। क्या आती है? फीमर, FUMER, फीमर। उसके बाद आती है पटेला, जो आपकी घुटने की हड्डी होती है उसको हम पटेला बोलते हैं। और चौथी होती है हमारे पास, क्या होती है? ऐसे कुछ नाम होता है। उसके बाद आती है हमारे पास, क्या होती है? टॉर्सेल। क्या होती है? टॉर्सेल, टॉर्सेल, टॉर्सेल। फिर उसके बाद आती है मेटाटॉर्सेल, मेटाटॉर्सेल, मेटाटॉर्सेल। उसके बाद आती है सबसे नीचे जो हमारी पैर की उंगलियों की हड्डी बोलती हैं, उनको बोलते हैं फुट फिंगर। क्या बोलते हैं? फुट फिंगर। क्या बोलते हैं? फुट फिंगर बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारी हाथ की हड्डियां हो गई और ये हमारे पैर की हड्डियां हो गई। एक पैर में जो हड्डी होती है हमारे पास 31 होती हैं। अगर दोनों पैरों की बात करेंगे तो 62 हड्डी हो जाएंगी हमारे पैरों में। तो दोनों पैरों में 62 हड्डी होती हैं, दोनों हाथों में 64 हड्डी होती हैं। बात करें अगर हम सिर में कितनी होती हैं, बात करें अगर हम सिर में कितनी हड्डी होती हैं, कितनी? सिर की हड्डियों की बात करें तो सिर में जो हड्डी होती है साथियों, वो होती है हमारी 29 हड्डी होती हैं। तो चेहरे की हड्डी कितनी होती है हमारी? चेहरे की हड्डी ध्यान रखेंगे, चेहरे की हड्डी होती है 14, ठीक है। और कपाल हड्डी कितनी होती है? कपाल हड्डी ये होती है 8, ठीक है। और एक होती है हायोड, यानी कि गले की हड्डी कितनी होती है? 1। और कान में कितनी होती है? 3। जब एक कान में 3 तो दो कान में कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो देखो 14, 8 और 1 9 कितनी हो जाएंगी? और 6 ये हो जाएंगे 29। तो सर की हड्डी कितनी हो गई? 29। हाथ की हड्डी कितनी हो गई? दोनों हाथों में 32 दूनी 64। पैर की हड्डी कितनी हो गई हमारी? कितनी हो गई? 31 दूनी 62। तो ये सारी अगर आप जोड़ोगे टोटल तो लगभग आपकी 206 हड्डियां ये बन जाएंगी, ठीक है। तो आप देख लेना कैलकुलेट करके। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? वो होती है हमारी स्टेपीज कान की। क्या होती है? स्टेपीज कान की। और ये कौन सी होती है? हमारी जो फीमर होती है पैर की, ये सबसे बड़ी होती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो 21 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, बिना लाइक करे काम चलेगा नहीं, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं डेली ही इस प्रकार की जो साइंस की जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली लेके आता हूँ। और 25 क्वेश्चन होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी दिन मिस हो जाता है तो वो अलग चीज़ है। अगर आप फिजिक्स थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट, इसी का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने फिजिक्स का लिंक दे रखा है अपनी क्लास का, तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज भी आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, ठीक है नहीं। चलिए, तो बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान कितना हो जाता है? 8 है। और बिलियन सी का पीएच मान कितना है? 2 है। तो बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मैंने देखो अभी बताया था कि बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। क्या ए में होगी, सी में होगी, या किसी में नहीं होगी? तो ऑप्शन तो दे ही रखे हैं आपके साथ साथ। हम बात कर लेते हैं
कोई 1 बिलियन ए है और 1 बिलियन आपके पास बी है और 1 बिलियन आपके पास सी है, समझते रहना। तो ए बिलियन का पीएच मान कितना है 6, बी बिलियन का पीएच मान कितना है 8 और सी बिलियन का पीएच मान कितना है साथियों, कितना है 2 है। तो मैंने बताया था, तो जो बिलियन का पीएच मान होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, यानी कि किसी बिलियन में अगर बिलियन का पीएच मान अगर अधिक है, बिलियन का जो पीएच मान है वो कैसा है अधिक है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होगी, कम होगी, उसमें क्या होगी, कम होगी। यदि उसमें बिलियन का जो पीएच मान है वो पीएच मान अगर कम है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो कैसी होगी, अधिक होगी। उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम की है, जो एग्जाम में आपके पूछी जाने, इन दोनों कॉन्सेप्टों को आप अच्छे से लिख लेना। अब देखो हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक कब होगी, जब बिलियन का पीएच मान कैसा होगा, कम होगा। तो बिलियन का पीएच मान कौन से बिलियन का है भाई, इसका 8 है, इसका 6 है और इसका 2 है, यानी कि सी बिलियन में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कैसी होगी, अधिक होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बस 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उम्मीद करता हूं आपने ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे, तो आप इसका भी मुझे उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन से क्या है, हार्मोन के निर्माण से संबंधित है। पाचक ग्रंथि, सफेद ग्रंथि, आश्रु ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथि को बोले ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं इनको, ग्लैंड्स। तो हमारे शरीर में क्या है, 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। एक पाई जाती है हमारे पास बाह्य ग्रंथि, कौन सी, बाह्य ग्रंथि, और एक पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक पाई जाती है मिश्रित ग्रंथि, कैसी भाई, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। और ये कौन सी है हमारी, ये कौन सी है हमारी, अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसी है भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। तो भाई क्या होता है, होता ये है कि जो हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना, ये हमारा किसका निर्माण करती है, ये रस प्लस एंजाइम का निर्माण करती हैं, रस प्लस एंजाइम का निर्माण करती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हमारा किसका निर्माण करती है, ये हार्मोन का निर्माण करती हैं। और ये किसका निर्माण करती है, ये हार्मोन का भी करती हैं, ये हार्मोन का भी करती हैं, ये रस का भी करती हैं और ये एंजाइम का भी करती हैं, ये रस का भी करती हैं और ये हमारी एंजाइम का भी करती हैं। तो जो हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो रस और एंजाइम का निर्माण करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हमारा हार्मोन का निर्माण करती है। और जो मिश्रित ग्रंथि है हमारे किसका है, एंजाइम, हार्मोन और रस तीनों का निर्माण करती है। अगर हम बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात करें तो आपको पता होगा आंसू ग्रंथि हमारी कैसी है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। आपको पता होगा जठर ग्रंथि, आपको पता होगा लाल ग्रंथि, आपको पता होगा यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, और एक आपको पता होगा आंतीय ग्रंथि। तो आंसू ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ये हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं और ये रस और एंजाइम दोनों का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि तो आपने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और आपके नाम ने सुना होगा थैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, और भी बहुत सारी कुछ हमारी ग्रंथियां हैं, प्रजनन ग्रंथि, ब्रैकक ग्रंथि। तो ये सारी की सारी कैसी हैं, ये हार्मोन्स बनाती हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। और मिश्रित ग्रंथि है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, क्या है, अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, मिग्लिस ग्रंथि है, ठीक है। और अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। और अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन, रस और एंजाइम तीनों चीजों का हमारे शरीर में स्त्राव करती है। इसीलिए मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि हमारी कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हार्मोन्स कौन बनाती है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती हैं। हार्मोन्स कौन बनाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा हार्मोन बनाती हैं। तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आपने इतनी लंबी क्लास देखी है तो 2 क्वेश्चन और सही, ठीक है। जय माता की बोल के 2 क्वेश्चन पर और डटे रहना है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई आपको पता है जब आवर्त सारणी में तत्वों को रखा जाना शुरू हुआ था तो सबसे पहले आए थे मेंडलीव जी। सॉरी, कौन आए थे? सबसे पहले आए थे आपके, कौन आए थे भाई? डोबे राइनर। इन्होंने क्या दिया था? हमारा त्रिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था भाई? इन्होंने हमारा दिया था त्रिक सिद्धांत, यानी कि इन्होंने 3 तत्वों को लिया और 3 तत्वों के द्रव्यमान लिए। बीच वाले का द्रव्यमान जो था बाहरी 2 तत्वों के द्रव्यमान का औसत था। तो इससे क्या है, ये द्रव्यमान निकाल सकते थे। 3 तत्वों के आधार पर इन्होंने क्या है, तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, लेकिन ये फेल हो गया था। उसके बाद आते न्यूलैंड जी। न्यूलैंड इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था? अष्टक नियम दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि तत्व के पहले तत्व के जो गुण हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, 8वें तत्व से मिलेंगे जाके। तो ये भी क्या है, ये कैल्शियम के बाद क्या हो गया? ये कैल्शियम के बाद जाके क्या हो गया? फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो फिर आए थे मेंडलीव जी। कौन आए थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, तत्वों के भौतिक प्लस रासायनिक जो गुण थे वो क्या थे भाई? परमाणु भार के क्या थे भाई? आवर्ती फलन थे। परमाणु भार के क्या थे? आवर्ती फलन थे। तो ये भी बात फेल हो गई। उसके बाद आए थे मोजले जी। तो मोजले जी आए थे। इन्होंने परमाणु क्रमांक के क्या कर दिया गया? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को क्या कर दिया? आवर्ती फलन कर दिया। तो ये वाली जो आवर्त सारणी है जो हम पढ़ रहे हैं आज तक, ये मोजले की आवर्त सारणी है, जिसने क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो कुछ दोस्त थे उनको क्या है, सही किया। तो इसमें पूछा है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को जो व्यवस्थित किया था वो किसने किया था? मेंडलीव जी ने क्या कर दिया था? व्यवस्थित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? साथियों, चुकंदर है। चुकंदर में ना हार्ट रोट रोग होता है। क्या होता है? हार्ट रोट होता है। और ये किसकी? बोरान की कमी से कारण होता है। किसकी? बोरान की कमी से होता है। बोरान की कमी से, ठीक है। धानों में ध्यान रखेंगे। धानों में क्या होता है? धानों में खेरा नामक रोग होता है। क्या होता है? खेरा नामक रोग होता है। तो ये खेरा नामक रोग जो है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि धानों में खेरा नामक रोग किस की कमी से होता है धानों में, ठीक है। आलू में कौन सा रोग होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आलू में किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखेंगे, हार्ट रोग चुकंदर के केंद्र में पाया जाता है और ये बोरान की कमी से होता है। और धानों में खैरा रोग होता है, किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी रही और थोड़ी लंबी हो गई है, कोई मैटर नहीं करता है। चीज़ें जब आपको समझाई जाएंगी अच्छे से तो ऑब्वियसली क्लास तो लॉन्ग जानी है, लेकिन आप ये देखा करो कि क्वेश्चन कितने कर रहे हैं, 25, और आपके कितने सही जा रहे हैं ये भी देखा करो। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को राम राम।